Hello dear students of class 11th. Today I am going to discuss with you some more topics of projectile motion. This is the third video lecture related with projectile motion. In second video lecture I discuss basics. In first video lecture I discuss basics of projectile motion. Now today we are going to share with you some important methods to find some special parameters related with projectile motion. Dear students, in last video lecture, my last topic was trajectory equation, and I told you that trajectory equation is very important in projectile motion, whether it is in Cartesian form or it is in terms of range. Both the equations it is must for everyone to know, because by applying trajectory equation directly we can do few questions which are the best questions of projectile motion. Now today I am going to start my lecture by taking the topic how we find velocity associated with body performing projectile motion at any instant. Velocity associated with body performing projectile motion at any instant वो बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उस बॉडी की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगी. सपोज फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट ए a body is projected with velocity u at an angle of theta. This velocity is called velocity of projection and this theta is called angle of projection. Body starts performing projectile motion and moves like this. Let after projecting from point A at any instant body is at B. A से B तक जाने में बॉडी को t टाइम लगा. हम जानना चाहते हैं व्हेन बॉडी इज एट पॉइंट बी व्हाट इज इट्स वेलोसिटी. बी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि पॉइंट बी पर जब बॉडी है तो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, अल्फा. ये आर्टिकल का जो रिजल्ट होगा आप उसको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करेंगे. बॉडी टेक्स टी टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी. The velocity of projection is u. Because of component u cos theta body is performing horizontal motion. Because of component u sin theta body is performing vertical motion. During vertical motion this component keeps on changing but this component always remains constant. So when body is at point B then also body's velocity horizontal component will be u cos theta, क्योंकि मैंने कहा था कि हर प्लेस पर प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी. लेट जब बॉडी पॉइंट B पर पहुंची है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी v नॉट है, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी एंड ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एज ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड सो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेज. तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इससे कुछ कम वेलोसिटी यहाँ पर होगी, तो मान लो हमने वेलोसिटी v नॉट मानी. ऑन कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी, ऑन कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin theta. After time t vertical velocity is v naught. Acceleration is minus g. You will get, using first equation of motion, v is equal to u plus at, you will get v naught is equal to u sin theta minus gt. तो हमको ये पता चल गया कि जिस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है t टाइम के बाद उस बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, और हम पहले से जानते हैं t टाइम के बाद बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है. वेक्टर में आपने पढ़ा था कि जब भी कभी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट एनालिटिकल मेथड से जब निकालेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे, कॉस 90 जीरो होता है.
तो यूजिंग एनालिटिकल मेथड, अगर पॉइंट बी पे रिजल्टेंट वेलोसिटी को हमने v सपोज किया है तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर स्क्वायर। आगे क्या होता था, प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए थर्ड टर्म हम नहीं लिख रहे हैं। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट की जगह पे हम लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। सो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओपन द ब्रैकेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम यू स्क्वायर ओनली। तो ये दिस टर्म विल बी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी की वेलोसिटी टी टाइम के बाद क्या होगी निकाल सकते हैं। u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, t क्या है, टाइम आफ्टर विच वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जब भी आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, बताइए 2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमने इस पॉइंट पर इस फॉर्मूले की हेल्प से वेलोसिटी क्या होगी पता कर लिया। अब हमको ये भी पता करना है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये अल्फा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगी। तो इसी फिगर में tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो अगर हम इसको कंप्लीट करें इस तरह से तो tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी इस तरह से, तो tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर मीन्स वी नॉट, बेस मीन्स u cos थीटा, वी नॉट की जगह पे आप लिखोगे u साइन थीटा माइनस जी टी अपान u cos थीटा। ये tan अल्फा की वैल्यू मिल गई तो आप लिख सकते हो सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपान u cos थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि जिस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, t टाइम के बाद वो बॉडी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। इससे ये पता चलेगा बॉडी t टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगी, और इससे ये पता चलेगा कि t टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो आपकी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स में, आपकी रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल में इस आर्टिकल का डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एंड टू फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। नाउ सेकेंड टॉपिक इज relation between kinetic energy at projection point and at highest point during projectile motion. Relation between kinetic energy at projection point and at highest point during projectile motion. Projectile motion करते हुए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन पॉइंट पे कितनी है और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, इसके बीच में रिलेशन क्या है। अगेन सी द फिगर। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एट projection point and at highest point
ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है उस बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर भी कुछ वेलोसिटी होती है। वर्टिकली अपवर्ड मोशन करती हुई बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पर भी कुछ वेलोसिटी होती है। तो डेफिनेटली अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास वेलोसिटी है तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और ऑब्वियस है कि प्रोजेक्शन पॉइंट पे तो बॉडी को हमने वेलोसिटी दी थी, इस वजह से प्रोजेक्शन पॉइंट पर भी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। हम जानना चाहते हैं कि दोनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो इस तरह से बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था थीटा एंगल पर, तो बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। और जब को भी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होगी, वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है। तो अगर हमसे कहा जाए कि बताइए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन पॉइंट पे कितनी है, यहाँ पर तो प्रोजेक्शन पॉइंट पर वेलोसिटी u है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu²। अगर हमसे कहा जाए बताइए बॉडी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी है, यहाँ पर तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू u cos थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट पर है वो बराबर है हाफ m u² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और हाफ mu² की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एज हाईएस्ट पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हमको बॉडी का प्रोजेक्शन एंगल मालूम है और हमको प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए और प्रोजेक्शन एंगल की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिकली हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की क्या काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इस आर्टिकल का भी यूज़ आपके न्यूमेरिकल में होगा टेक्स्ट बुक के। नेक्स्ट, टू शो दैट एट कांस्टेंट वेलोसिटी when body is thrown at complementary angles, range will be equal. To show that at constant velocity when body is thrown at complementary angles, range will be equal. अगर हम एक ही वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जिसका सम 90 हो, एक 60 तो दूसरा 90 होगा, 60 एक 60 तो दूसरा 30 होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक 20 तो दूसरा 70 होगा, एक 50 तो दूसरा 40 होगा, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि तभी इन दोनों का सम 90 मिलेगा। सम ऑफ टू एंगल्स इज इफ 90 डिग्री द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने क्या किया, हमने दो बॉडीज़ को लिया, एक को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया और दूसरे को u ही वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। चूँकि कांस्टेंट वेलोसिटी रखते हुए एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री करना है, मीन्स एक को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हमने 40 डिग्री पे थ्रो किया तो दूसरे को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने 50 डिग्री पे थ्रो किया। एक को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर हमने 20 डिग्री पे थ्रो किया तो दूसरे को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने 70 डिग्री पे थ्रो किया, क्योंकि हमको एंगल को हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रखना है। हमको ये शो करना है कि दोनों केस में रेंज सेम होगी। तो फर्स्ट केस में रेंज का फॉर्मूला होता u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी।
इसी के जहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा जाता था रेंज के फॉर्मूले में, तो हमने साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लिया। आपको रेंज फर्स्ट केस में ये है आपकी, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी यू है। सेकंड केस में रेंज हम निकालेंगे तो यू स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों केस में सेम है, 2 भी नहीं चेंज होगा। अब थीटा के जहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन एंगल सेकंड केस का 90 माइनस थीटा किया हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी। और इतनी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज का वैल्यू निकली है वही रेंज की वैल्यू यहाँ पे निकली है। इसका मतलब अगर गिवन वेलोसिटी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बॉडी को हम थ्रो करते हैं तो बॉडी की रेंज इक्वल होती है। इसको अगर पिक्चर से समझाना चाहें तो आप ऐसे समझा सकते हो, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर बॉडी को थ्रो किया, बॉडी ऐसे कहीं लैंड की, और यू वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल पर लैंड किया, बॉडी इस तरह से जाके यहाँ गिरी। दोनों केस में हाइट अटेंड बॉडी के अलग अलग है, लेकिन दोनों केस में रेंज की वैल्यू आपस में सेम है। Because this is the mathematics which is showing that if velocity of projection is same and angles are complementary, then range will be equal. Next article which you will use directly in the numericals, and the article which I am going to share just now is very interesting. अगर हम बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हम बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं तो सेम हाइट पॉइंट्स को बॉडी पूरे मोशन में 2 बार क्रॉस करती है। सपोज कीजिए हमने बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, इस तरह से बॉडी जाकर यहाँ कहीं लैंड कर गई। ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, ये लैंडिंग पॉइंट है। आप देख सकते हो कहीं पर भी अगर एक आपने इतनी बड़ी हाइट यहाँ ली तो यहाँ भी, तो सेम हाइट के पॉइंट्स को बॉडी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 बार क्रॉस करती है। अगर आप यहाँ पे लेते इस तरह से तो उतना ही हाइट यहाँ भी होती, बॉडी ने इस पॉइंट को 2 बार क्रॉस किया। यहाँ पे लेते उतनी हाइट यहाँ पे होती, आपने बॉडी ने इस पॉइंट को 2 बार क्रॉस किया। तो जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो सेम हाइट पॉइंट्स को बॉडी 2 बार क्रॉस करती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो हमने अगर ये माना, सपोज किया कि यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बॉडी जब यहाँ पहुँचेगी तो कुछ समय हुआ होगा, कुछ समय के बाद बॉडी यहाँ पहुँचेगी, लेट t1 टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुँची और t2 टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुँची। तो अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो सेम हाइट पॉइंट्स को बॉडी 2 बार क्रॉस करती है पूरे मोशन में, और जिन समय पर वो इन हाइट्स को क्रॉस करती है उन समय का सम बॉडी का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ये हमको शो करना है। जैसे अगर हमने यहाँ से बॉडी को थ्रो किए जाने के 3 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पर थी और थ्रो किए जाने के 5 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पर थी, तो 3 + 5 होगा 8। तो बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 सेकंड ही लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बॉडी का 8 सेकंड होगा। हमने बॉडी को थ्रो किए जाने के 10 सेकंड के बाद बॉडी ए पर पहुँची और 15 सेकंड के बाद बॉडी बी पर पहुंची, तो 10 और 15 को ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 25। अगर आपसे कहा जाए बताइए बॉडी का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कितने समय में पूरा हुआ, तो आप बोलेंगे 25 सेकंड में। हम इसको पहले प्रूफ करने जा रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया, लेकिन ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। तो आर्टिकल का मतलब है, आर्टिकल का नाम है टू शो दैट व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी इट क्रॉसेस सेम हाइट पॉइंट ट्वाइस during journey, and sum of the times when body crosses the point will always be equal to time of flight. To show that when body is projected for projectile motion
it crosses same height point twice during journey, the sum of the times at which body crosses these heights will be always equal to total time of flight. तो हमने ये सपोज किया कि हमने बॉडी को पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया है और टी टाइम के बाद लेट बॉडी ए पर पहुंची, लेट बॉडी रीचेज एट ए आफ्टर टाइम टी। तो अगर बॉडी ए पॉइंट पर टी टाइम के बाद पहुंची है, इस प्रोसेस में अगर बॉडी एच हाइट ऊपर गई तो बॉडी को ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, u sin थीटा। ऑन कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हम लेंगे u sin थीटा, एक्सेलरेशन हम लेंगे -g, a से b तक जाने में बॉडी ने टाइम मान लीजिए t लिया और डिस्टेंस ट्रेवल की वर्टिकली अपवर्ड h। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो हम बोलेंगे h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 2h बाई जी, 2 से मल्टीप्लाई किया g से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर, implies that t square minus 2u sin theta by g into t plus 2h by g should be equal to 0। यहाँ से आपको टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसका मतलब यहाँ से टाइम की दो वैल्यूज मिलेंगी, एज इट इज quadratic equation in time, it means it will give two values of time. It means body crosses सेम हाइट पॉइंट्स ट्वाइस। चूंकि टाइम की दो वैल्यूज मिल रही हैं, इसका मतलब सेम हाइट पॉइंट्स को बॉडी दो बार क्रॉस कर रही है। आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, जिसकी से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। तो अगर ये टाइम में क्वाड्रेटिक है और लेट इसके दो रूट्स t1 t2 हैं, फ्रॉम इक्वेशन इफ t1 एंड t2 आर द सम ऑफ द रूट्स देन t1 प्लस t2 शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई ए, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी अपान ए के जहाँ पे यहाँ पे 1 लिखा है। और 2u sin थीटा बाई जी कैपिटल T होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। आपने पढ़ा है सेकेंड लेक्चर में कि अगर बॉडी का प्रोजेक्शन एंगल थीटा हो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी u हो, तो 2u sin थीटा बाई जी को कहते हैं टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ से आपको t1 प्लस t2 की वैल्यू t मिल रही है। इसका मतलब कि जिन टाइम्स पर बॉडी सेम हाइट पर होती है उन टाइम का सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। जिन टाइम्स पर बॉडी सेम हाइट पर होती है उन टाइम्स का सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन इन डिफरेंट प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं ये आपके समझ में आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आपके समझ में आ गया। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन किसको कहते हैं ये आप जान गए। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपके समझ में आ गया। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन जो हमने लिखा था कार्टीजन फॉर्म में वो था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
इस प्रोजेक्टाइल मोशन से ये भी हम कह सकते हैं कि वन पोजीशन कोऑर्डिनेट वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ द अदर पोजीशन कोऑर्डिनेट, दैट इज पाथ विल बी पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी का पाथ पैराबोला होता है, नॉट सेमी सर्किल। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी का पाथ पैराबोला होता है, नॉट सेमी सर्किल। ये मैं बताना लास्ट डे भूल गया था। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि शो दैट बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलोज पैराबोलिक पाथ, तो आप ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को डिड्यूस कर चुके हैं। इसके बाद बस ये लिख दीजिएगा, सिंस y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर इट मीन्स पाथ विल बी पैराबोलिक, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। नाउ हमने जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस अभी तक लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक देखे थे, उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि जिस प्लेन में प्रोजेक्शन पॉइंट था उसी प्लेन में लैंडिंग पॉइंट था। मीन्स अगर हमने ग्राउंड से बॉडी को थ्रो किया तो बॉडी ग्राउंड पर ही गिरी थी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन पॉइंट था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लैंडिंग पॉइंट। मीन्स अगर हम ऐसे हाथ को अपने रख लें तो प्रोजेक्शन पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लैंडिंग पॉइंट भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो जब जब प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट एक प्लेन में होते हैं, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन इन सेम प्लेन। तो अभी तक जो कुछ भी डिस्कशन था वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन इन सेम प्लेन में था। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 जो अभी मैंने आपको बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन इन सेम प्लेन, मतलब जब प्रोजेक्शन पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट दोनों एक ही प्लेन में हो तो ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन इन सेम प्लेन। अभी तक आप इसी के बारे में पढ़ते आ रहे, जितना भी डिस्कशन था इसी के बारे में था। नंबर 2, प्रोजेक्टाइल मोशन इन डिफरेंट प्लेन। इसमें क्या होगा, प्रोजेक्शन पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो लैंडिंग पॉइंट वर्टिकल प्लेन में होगा। प्रोजेक्शन पॉइंट अगर वर्टिकल प्लेन में है तो लैंडिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, आपने यहाँ से बॉडी को थ्रो किया, बॉडी बिल्डिंग के विंडो में इंटर कर गई, तो प्रोजेक्शन पॉइंट ग्राउंड पर है और लैंडिंग पॉइंट बिल्डिंग पर है, वर्टिकल प्लेन। जिसे वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। कन्वर्ट सोचिए, आप बिल्डिंग में किसी पर्टिकुलर फ्लोर पर विंडो में हो, वहाँ से आपने बॉडी को थ्रो किया, बॉडी इस तरह से लैंड कर गई ग्राउंड में। प्रोजेक्शन पॉइंट वर्टिकल प्लेन में है, लैंडिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो जब प्रोजेक्शन पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट अलग अलग प्लेन में होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन डिफरेंट प्लेन। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन सेम प्लेन था, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन डिफरेंट प्लेन में है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन डिफरेंट प्लेन के ये क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। तीसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन मीन्स आपने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, इस तरह से आपने एक प्लेन ले लिया, इसको हम लोग फिजिक्स में वेज भी कहते हैं, WEDGE वेज। आगे के न्यूमेरिकल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वेज प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी का ऐसे आप बना दिए, इसको वेज बोलते हैं या इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। आपने बॉटम पर खड़े होके किसी बॉडी को ऐसे थ्रो किया पॉइंट ए से, तो डेफिनेटली प्रोजेक्शन पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। इस तरह से बॉडी चलती हुई यहाँ कहीं लैंड कर गई, लैंडिंग पॉइंट इंक्लाइन प्लेन पर है। तो 3 तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इन सेम प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन डिफरेंट प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। तो टिल टुडे वी हैव डिस्कस्ड details about projectile motion in same plane. Now
In my next video lecture, I will discuss what is projectile motion in different plane as well as how we discuss the projectile motion in inclined plane. Wait for that video lecture. Hope आपको समझ में आया होगा. If you are able to understand, please give comments and ask your other friends, those who have not subscribed yet, to subscribe. Thank you.